फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस ट्यूटोरियल के पहले हमने क्या देखा था। इस ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था पाइथन नंपाई अरे कॉन्केटेनेशन एंड स्लाइस। मतलब आपके पास नंबर ऑफ नंपाई अरे है और उस अरे को आपको सिंगल अरे में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको ज्वाइन करना है, तो आप कॉन्केटेनेशन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके अलावा भी हमने देखा कि वी स्टैक और एस स्टैक का इस्तेमाल अरे को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्प्लिट के बारे में। मतलब आपके पास एक सिंगल अरे है और उस अरे को आपको मल्टीपल अरे में स्प्लिट करना है, तो उस वक्त आप स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जो हमारा कोर्स चल रहा है मशीन लर्निंग बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, numpy पैकेज को इंपोर्ट करेंगे और उसको हमें शॉर्ट नेम देना है, तो हम क्या करेंगे, एज कीवर्ड का इस्तेमाल करके उसको हम शॉर्ट नेम देंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम इस ट्यूटोरियल में एक इंटरेस्टिंग चीज को सीखने वाले हैं। मतलब जो हमारा साइन है, कॉस है, टैन है, उसका हमें ग्राफ शो करना है। तो उस ग्राफ को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब इस लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। हमने अब तक मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम यहाँ पे मैटप्लॉटलिब के कुछ फंक्शन का इस्तेमाल करने वाले हैं और वो फंक्शन एकदम सिंपल है। लेकिन आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मैटप्लॉटलिब के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो, हमें मैटप्लॉटलिब को इंपोर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमें किसको इंपोर्ट करना है, मैटप्लॉटलिब को हमें इंपोर्ट करना है और इस लाइब्रेरी का हमें एक मॉड्यूल यूज करना है, उसका नाम है पाईप्लॉट। नेक्स्ट हमें इसको शॉर्ट नेम देना है, तो हम क्या करेंगे, एज पीएलटी। मैटप्लॉटलिब का शॉर्टकट नेम पीएलटी मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे पीएलटी लिखा है। यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो। तो चलो अब हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो इस की को हिट करो। तो यहाँ पे हमारा मैटप्लॉटलिब एंड नंपाई पैकेज इंपोर्ट हो रहा है। इसको इंपोर्ट होने के लिए मे भी आपके सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो अब हम क्या करने वाले, साइन 80 की वैल्यू फाइंड करने वाले। क्या करने वाले, साइन 80 की वैल्यू हम फाइंड करने वाले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम np डॉट, डॉट के बाद हमें क्या लिखना है, साइन। साइन को यूज करना एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे हमने लिखा साइन, उसके बाद पैरेंथेसिस। अब इस पैरेंथेसिस में आपको एंगल की वैल्यू देनी है। तो मुझे क्या चाहिए, 180 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 180। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिले -0.8011। तो यहाँ पे आपको फ्लोटिंग एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी। अब हम क्या करते हैं, साइन 90 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ np डॉट साइन। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ एंगल की वैल्यू 90। ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू मिले 0.89। तो यहाँ पे आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेंगी। तो चलो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, कॉस की भी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ np डॉट कॉस। ठीक है। कॉस को भी यूज करना एकदम सिंपल है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंगल 180 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिले -0.59। इसी तरीके से आप कॉस के किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। चलो अब हम क्या करते हैं, np डॉट टैन, मतलब टैन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और टैन की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिले 1.386। तो इस तरीके से आप साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, साइन कॉस और टैन को विजुअलाइज करते हैं, मतलब उसका हमें ग्राफ प्लॉट करता हो। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमारे पास दो वैल्यू चाहिए, मतलब y एंड x अरे चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, x अरे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ x अंडरस्कोर साइन, क्योंकि मुझे साइन के लिए अरे चाहिए। और इक्वल्स टू लेता हूँ मैं np डॉट अरेंज फंक्शन का इस्तेमाल करके x की वैल्यू क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट पॉइंट रहेगा 0, यहाँ पे मिलता हूँ 3 इंटू मुझे पाई की वैल्यू चाहिए। 3 इंटू मुझे पाई करना है, पाई की वैल्यू रहती है 3.14। तो यहाँ पे मैं मैनुअली वैल्यू नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं क्या करता हूँ, np डॉट पाई, इससे आपको पाई की वैल्यू मिलेंगे। और उसके बाद में कॉमा, और यहाँ पे मैं स्टेप वैल्यू लेता हूँ 0.1। चलो इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमें प्रिंट किसको करना है, x अंडरस्कोर साइन को करना है। ठीक है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें x की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट हमें y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, y अंडरस्कोर साइन इक्वल्स टू, मुझे y की वैल्यू किससे मिलेंगी, मुझे y की वैल्यू मिलेंगी साइन फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ np डॉट साइन
और साइन को मैं एक्स अरे दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक्स अंडरस्कोर साइन, ठीक है। चलो इसको प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हम लेते हैं प्रिंट, हमें प्रिंट करना है वाई अंडरस्कोर साइन को। चलो इसको प्रिंट करते। तो यहाँ पे हमें y की भी वैल्यू मिल चुके हैं, तो इसका इस्तेमाल करके हम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, साइनोसॉइडल कर्व को शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब का प्लॉट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फंक्शन, प्लॉट फंक्शन। तो प्लॉट फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, पीएलटी मतलब मैटप्लॉटलिब का शॉर्ट नेम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लॉट। नेक्स्ट हमें प्लॉट फंक्शन को एक्स एंड वाई की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू है एक्स अंडरस्कोर साइन में। नेक्स्ट हमारे पास वाई की वैल्यू है वाई अंडरस्कोर साइन में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर्व को प्लॉट कर सकते हो। लेकिन आपको विजुअलाइज करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पीएलटी डॉट शो फंक्शन। कौन सा फंक्शन, पीएलटी डॉट शो फंक्शन। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा साइनोसॉइडल कर्व शो हो चुका है। तो इस तरीके से आप मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करके आप साइनोसॉइडल कर्व को विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, कॉस के कर्व को शो करते हैं। तो कॉस के कर्व को शो करने के लिए हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यू होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू जनरेट करेंगे। तो वाई की वैल्यू जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई अंडरस्कोर कॉस, ठीक है, इक्वल्स टू हम क्या करेंगे, एनपी डॉट कॉस। एनपी डॉट कॉस, कॉस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और कॉस फंक्शन को हम डायरेक्ट एक्स अंडरस्कोर साइन की वैल्यू हम दे देंगे। इस तरीके से हमारा वाई अंडरस्कोर कॉस अरे क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कॉस को प्लॉट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीएलटी डॉट प्लॉट। हमारे पास एक्स की वैल्यू है एक्स अंडरस्कोर साइन, इस अरे में हमें कॉस को प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे, y अंडरस्कोर कॉस की हम वैल्यू लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, उस ग्राफ को शो करना है। तो शो करने के लिए हम लेते हैं पीएलटी डॉट शो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे नो की जगह पे हमें एनपी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो कॉस का कर्व है वो शो हो चुका है। इसी तरीके से हम टैन का कर्व भी शो करेंगे। तो चलो यहाँ पे हम टाइम सेव करने के लिए इसको डायरेक्ट मैं कॉपी करता हूँ और जस्ट कॉस की जगह पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैन, ठीक है। हमें टैन का कर्व चाहिए तो हमें यूज करना पड़ेगा टैन फंक्शन। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ टैन और यहाँ पे वाई कॉस की जगह पे मैं लेता हूँ टैन, ठीक है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्लॉट फंक्शन को भी देने वाला हूँ वाई अंडरस्कोर टैन, ठीक है। तो चलो इसको भी हम एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो टैन कर्व है, टैन कर्व भी शो हो चुका है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमें साइन कॉस टैन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनपी डॉट साइन, एनपी डॉट कॉस, एनपी डॉट टैन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें साइन कॉस और टैन का हमें कर्व शो करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद प्लॉट फंक्शन को हम एक्स एंड वाई की वैल्यू देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पीएलटी डॉट शो, इसका इस्तेमाल करेंगे, हमारे ग्राफ को शो करेंगे। तो इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ और आने वाले नेक्स्ट पाइथन नंपाई ट्यूटोरियल में हम इसी तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। विथ नंपाई पार्ट 9 को स्टार्ट करने से पहले हमने पार्ट 8 में क्या देखा था उसको हम रिवाइज करते हैं। पार्ट 8 में हमने देखा था हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन यूजिंग नमपाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का इस्तेमाल करके हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से आप साइन कॉस टैन का इस्तेमाल करके आप कोई भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारा जो साइन कर्व है, कॉस कर्व है और हमारा टैन कर्व है, उसको हमें शो करना है तो उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं ये भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने एक पॉइंट को मिस किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एनपी डॉट साइन 18 मतलब जो हमारा 18 एंगल है उसका हमने डिग्रीज में वैल्यू निकाली थी। लेकिन आपको ये जो वैल्यू है आपको रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एंगल है उस एंगल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, आपको पाई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई वैल्यू मतलब 3.40। लेकिन आपको नंपाई का इस्तेमाल करके पाई वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, numpy डॉट पी वाई, इससे आपको 3.14 वैल्यू मिलेंगी।
उसको आपको डिवाइड करना है 180 से। किससे? 180 से आपको डिवाइड करना है, तब आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन आपको एंगल की वैल्यू रेडियन में दे देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल की वैल्यू डिग्रीज या रेडियन में ले सकते हो। तो चलो अब हम जंप करते हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल क्यों करना है। जैसे कि हमें कोई डमी वैल्यू क्रिएट करने है, आपको कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और उस वक्त आपके पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन आपको डेटा जनरेट करना है, तो उस वक्त आप रैंडम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आप ओटीपी यूज करते हो 4 डिजिट 6 डिजिट, उस ओटीपी को आप जनरेट करना चाहते हो, तो उस वक्त आप रैंडम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम numpy मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, मतलब numpy पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और हमें इंपोर्ट किसको करना है, numpy को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं numpy, उसका हमें शॉर्ट नेम देना है, तो हम यूज करते हैं एज कीवर्ड। उसके बाद उसका शॉर्ट नेम देते हैं np। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दूसरा मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा मॉडल है, रैंडम मॉडल। तो रैंडम मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम, क्या लिखेंगे, रैंडम, RANDOM। अब इसको हमें शॉर्ट नेम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो आप उसको दे सकते हो। तो चलो इस दोनों मॉडल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा numpy एंड रैंडम मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है। क्या करने है, हमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे np.random, क्योंकि हमें रैंडम मॉडल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रैंडम वैल्यू जनरेट करने। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रैंडम, क्या लिखना पड़ेगा, रैंडम। अब यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 1D अरे क्रिएट हो चुका है और 1D अरे में एक एलिमेंट है 0.498। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप random.random फंक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो ये फंक्शन आपको वैल्यू देगा 0 से लेकर 1 के बीच में ही वैल्यू देगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप चाहते हो कि हमें 2D अरे क्रिएट करना है रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा np.random। नेक्स्ट आपको किसको यूज करना है, रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रैंडम। नेक्स्ट हमें क्या करना, हमें यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, शेप। यहाँ पे हमें 2D अरे चाहिए और उसमें 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे शेप देना पड़ेगा 3,3। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते। सॉरी यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, यहाँ पे डबल एन की जगह पे सिंगल एन। चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2D अरे क्रिएट हो चुका है और उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू चाहिए हो तो, ठीक है। नेक्स्ट आप चाहते हो यार हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है np.random। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रैंड इंट। क्या लिखना पड़ेगा, रैंड इंट, RANDINT। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक रेंज देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 4 के बीच में मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1,4। 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 4 हमारा एंडिंग पॉइंट है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो 4 है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिंगल वैल्यू मिली इंटीजर टाइप में। तो जब आपको सिंगल इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तब आप रैंड इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि यार मुझे 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, मतलब मुझे 2D या 3D अरे चाहिए और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए कोई पर्टिकुलर रेंज में। तो हम क्या करेंगे, सेम इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रेंज डिफाइन होने के बाद हमें लिखना पड़ेगा कॉमा। नेक्स्ट हमें शेप देना पड़ेगा और शेप हम किस में देते, शेप देते हम टपल में। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टपल लेता हूँ और टपल में लिखता हूँ 4,4। मुझे 4x4 मैट्रिक्स चाहिए। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2D अरे क्रिएट हो चुका है और 2D अरे में 1 से लेकर 4 के बीच में हमें वैल्यू मिली है। तो इस तरीके से आप 2D अरे क्रिएट कर सकते हो रैंड इन का इस्तेमाल करके। इसी तरीके से आप एनडी अरे क्रिएट कर सकते हो। चलो इसको हम फिर से एक बार कॉपी करते हैं और हम 3D अरे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, ठीक है। तो जो हमारा 2D अरे है वो 2D अरे 2 टाइम्स रिप्रेजेंट होगा नेक्स्ट लिस्ट में, तो हमारा 3D अरे क्रिएट हो जाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। तो इस तरीके से आप एनडी अरे क्रिएट कर सकते हो रैंड इंट का इस्तेमाल करके। जब आपके अरे में आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर रेंज की इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम रैंड इंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर एक टाइम अलग अलग वैल्यू मिलती है, हमें नई नई वैल्यू मिलती है। लेकिन आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी जो आपने इसके पहले जनरेट किए, तो उस वक्त आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास है सीड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, SEED। चलो इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा np.random। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीड। नेक्स्ट आपको सीड फंक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ जस्ट 10। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जस्ट इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि हमारा एक 3D अरे क्रिएट होगा और नेक्स्ट टाइम हमें सेम 3D अरे यूज करना है, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सीड 10 लेना पड़ेगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक अरे क्रिएट हो चुका है 3D अरे, और ये जो हमें वैल्यू मिली है सेम वैल्यू हमें नेक्स्ट टाइम यूज करने, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो हमारे सीड वैल्यू रहेंगे वो सीड वैल्यू 10 रहेंगे। चलो इसको फिर से हम कॉपी करते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पहले 3D अरे क्रिएट हो चुका है और सेकंड 3D अरे क्रिएट हो चुका है, उसमें सेम वैल्यू, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त आप सीड वैल्यू 10 लोगे तो आपके पास भी सेम आउटपुट आने वाला है। लेकिन आप सोचोगे कि जो सीड फंक्शन है उस सीड फंक्शन में हमें कितनी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब कितना नंबर दे सकते हैं। जो हमारा सीड फंक्शन उसके पास नंबर ऑफ रूल। स्टार्ट करने से पहले हमने पार्ट 8 में क्या देखा था उसको हम रिवाइज करते हैं। पार्ट 8 में हमने देखा था हाउ टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कॉस टैन यूजिंग नमपाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन का इस्तेमाल करके हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकालते हैं, उसी तरीके से आप साइन कॉस टैन का इस्तेमाल करके आप कोई भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा हमने देखा था कि हमारा जो साइन कर्व है, कॉस कर्व है और हमारा टैन कर्व है उसको हमें शो करना है, तो उसको हम किस तरीके से शो कर सकते हैं ये भी हमने देखा था। इसके अलावा हमने एक पॉइंट को मिस किया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने np.sin18 मतलब जो हमारा 18 एंगल है उसका हमने डिग्रीज में वैल्यू निकाली थी, लेकिन आपको ये जो वैल्यू है आपको रेडियन में चाहिए। तो रेडियन में वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका एंगल है उस एंगल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे, आपको पाई वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई वैल्यू मतलब 3.40, लेकिन आपको नंपाई का इस्तेमाल करके पाई वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, numpy.py। इससे आपको 3.14 वैल्यू मिलेंगी। उसको आपको डिवाइड करना है 180 से। किससे, 180 से आपको डिवाइड करना है, तब आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन आपको एंगल की वैल्यू रेडियन में दे देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल की वैल्यू डिग्रीज या रेडियन में ले सकते हो। तो चलो अब हम जंप करते हैं हमारे आज के ट्यूटोरियल के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें रैंडम सैम्पलिंग का इस्तेमाल क्यों करना है। जैसे कि हमें कोई डमी वैल्यू क्रिएट करने है, आपको कोई मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और उस वक्त आपके पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन आपको डेटा जनरेट करना है, तो उस वक्त आप रैंडम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसका हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि आप ओटीपी यूज करते हो 4 डिजिट 6 डिजिट, उस ओटीपी को आप जनरेट करना चाहते हो तो उस वक्त आप रैंडम मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम numpy मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, मतलब numpy पैकेज को इंपोर्ट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और हमें इंपोर्ट किसको करना है, numpy को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लेते हैं numpy, उसका हमें शॉर्ट नेम देना है तो हम यूज करते हैं एज कीवर्ड। उसके बाद उसका शॉर्ट नेम देते हैं np। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दूसरा मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो कौन सा मॉडल है, रैंडम मॉडल। तो रैंडम मॉडल को इंपोर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे रैंडम, क्या लिखेंगे, रैंडम।
RANDOM। अब इसको हमें शॉर्ट नेम देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हो तो आप उसको दे सकते हो। तो चलो इस दोनों मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा numpy एंड रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करनी है। क्या करने है, हमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट करने है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे np.random, क्योंकि हमें रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रैंडम वैल्यू जनरेट करने। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा रैंडम। क्या लिखना पड़ेगा, रैंडम। अब यहाँ पे हमें कितनी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 1D अरे क्रिएट हो चुका है और 1D अरे में एक एलिमेंट है 0.498। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप random.random फंक्शन का इस्तेमाल करते हो तो ये फंक्शन आपको वैल्यू देगा 0 से लेकर 1 के बीच में ही वैल्यू देगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप चाहते हो कि हमें 2D अरे क्रिएट करना है रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कॉल करना पड़ेगा np.random। नेक्स्ट आपको किसको यूज करना है, रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रैंडम। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे शेप देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, शेप। यहाँ पे हमें 2D अरे चाहिए और उसमें 3 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो हमें यहाँ पे शेप देना पड़ेगा 3,3। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते। सॉरी यहाँ पे मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो चुके हैं, यहाँ पे डबल एन की जगह पे सिंगल एन। चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2D अरे क्रिएट हो चुका है और उसमें 3 रो एंड 3 कॉलम मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आप रैंडम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू चाहिए हो तो। ठीक है, नेक्स्ट आप चाहते हो यार हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन है np.random। उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा रैंड इंट। क्या लिखना पड़ेगा, रैंड इंट, RANDINT। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक रेंज देनी पड़ेगी। मैं चाहता हूँ 1 से लेकर 4 के बीच में मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1,4। 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और 4 हमारा एंडिंग पॉइंट है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो 4 है वो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सिंगल वैल्यू मिली इंटीजर टाइप में। तो जब आपको सिंगल इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए तब आप रैंड इनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि यार मुझे 3x3 मैट्रिक्स चाहिए, मतलब मुझे 2D या 3D अरे चाहिए और उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए कोई पर्टिकुलर रेंज में। तो हम क्या करेंगे, सेम इसको यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी रेंज डिफाइन होने के बाद हमें लिखना पड़ेगा कॉमा। नेक्स्ट हमें शेप देना पड़ेगा और शेप हम किस में देते, शेप देते हम टपल में। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टपल लेता हूँ और टपल में लिखता हूँ 4,4। मुझे 4x4 मैट्रिक्स चाहिए। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा 2D अरे क्रिएट हो चुका है और 2D अरे में 1 से लेकर 4 के बीच में हमें वैल्यू मिली है। तो इस तरीके से आप 2D अरे क्रिएट कर सकते हो रैंड इनका इस्तेमाल करके। इसी तरीके से आप ND अरे क्रिएट कर सकते हो। चलो इसको हम फिर से एक बार कॉपी करते हैं और हम 3D अरे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नेक्स्ट वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 2। ठीक है, तो जो हमारा 2D अरे है वो 2D अरे 2 टाइम्स रिप्रेजेंट होगा नेक्स्ट लिस्ट में। तो हमारा 3D अरे क्रिएट हो जाएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट को देखते हैं। तो इस तरीके से आप ND अरे क्रिएट कर सकते हो रैंड इंट का इस्तेमाल करके। जब आपके अरे में आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर रेंज की इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हम रैंड इंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हर एक टाइम अलग अलग वैल्यू मिलती है, हमें नई नई वैल्यू मिलती है। लेकिन आपका ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी जो आपने इसके पहले जनरेट किए, तो उस वक्त आप क्या करोगे। तो यहाँ पे हमारे पास है सीड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, SEED। चलो इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा np.random। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीड। नेक्स्ट आपको सीड फंक्शन के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं लेता हूँ जस्ट 10। यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है,
जस्ट इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब इससे क्या होगा कि हमारा एक 3D अरे क्रिएट होगा और नेक्स्ट टाइम हमें सेम 3D अरे यूज करना है तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, सीड 10 लेना पड़ेगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक अरे क्रिएट हो चुका है 3D अरे, और ये जो हमें वैल्यू मिली है सेम वैल्यू हमें नेक्स्ट टाइम यूज करने, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम जो हमारे सीड वैल्यू रहेंगे वो सीड वैल्यू 10 रहेंगे। चलो इसको फिर से हम कॉपी करते हैं और उसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पहले 3D अरे क्रिएट हो चुका है और सेकंड 3D अरे क्रिएट हो चुका है, उसमें सेम वैल्यू, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त आप सीड वैल्यू 10 लोगे तो आपके पास भी सेम आउटपुट आने वाला है। लेकिन आप सोचोगे कि जो सीड फंक्शन है उस सीड फंक्शन में हमें कितनी वैल्यू दे सकते हैं, मतलब कितना नंबर दे सकते हैं। जो हमारा सीड फंक्शन उसके पास नंबर ऑफ रूल्स है, वो कितने रूल्स है, 2 to the power 32 minus 1, 2 to the power 32 minus 1। चलो इसको एग्जीक्यूट करते और देखते हो कितना नंबर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इतने पैटर्न है, इस पैटर्न का इस्तेमाल करके हम अलग अलग टाइप के रैंडम वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन, np डॉट रैंडम डॉट रैंड फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम nd अरे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जस्ट शेप देना पड़ेगा। चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 1D अरे क्रिएट कर चुके हैं और इस अरे में हमें कितने आइटम चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए, इसको हमें शो करना पड़ता है। और इसमें भी हमें 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू मिलती है। चलो इसको हम क्या करते हैं, फिर से इसको कॉपी करते और यहाँ पे पेस्ट करते और हमें 3x3 मैट्रिक्स चाहिए तो यहाँ पे मिलता है 3,3। चलो इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करके एनडी अरे क्रिएट कर सकती है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर 1 के बीच में वैल्यू मिलते हैं। इसी तरीके से जो हमारा रैंड फंक्शन है, इसी के सिमिलर हमारे पास दूसरा फंक्शन है रैंड एन। कौन सा फंक्शन, रैंड एन। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा रैंड एन फंक्शन है ये हमें निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू देता है, निगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये हमें कुछ सैंपल रिटर्न करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ और आपको समझाता हूँ 1, 2, 3, 4। तो ये हमारी एक लिस्ट है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो हमारी लिस्ट इसमें से मुझे कोई सिंगल वैल्यू चाहिए तो उसके लिए मैं कौन सा फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो हमारे पास एक है फंक्शन चॉइस। चॉइस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप जो उसको सीक्वेंस दोगे उस सीक्वेंस में आपको एक सिंगल आइटम दे देगा। चलो इसको हमें यूज कैसे करना है, उसको भी हमें क्या करेंगे, np डॉट रैंडम। नेक्स्ट हमें लिखना पड़ेगा चॉइस। क्या लिखना पड़ेगा, चॉइस। नेक्स्ट हमें चॉइस फंक्शन को सीक्वेंस देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सीक्वेंस। तो हमारे पास एक सीक्वेंस है लिस्ट, उसका नाम है एक्स। चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते। सॉरी यहाँ पे कैपिटल एक्स था, हमें स्मॉल एक्स देना पड़ेगा। चलो फिर से इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा चॉइस फंक्शन है उस चॉइस फंक्शन को हमने एक सीक्वेंस दिया था 1, 2, 3, 4। उसमें से चॉइस फंक्शन ने क्या क्या सिंगल आइटम को दे दिया। चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट टाइम उसने हमें फिर 1 दिया। चलो हम थर्ड टाइम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो इसने हमें थर्ड टाइम भी 1 दिया है। चलो इसको हम क्या करते हैं, फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं उसको 10 टाइम्स कॉल करते हैं और देखते हैं कि हमें वो कौन सा वैल्यू देता है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ इसके ऊपर ले लेता हूँ आई इन रेंज में डिफाइन करता हूँ, रेंज लेता हूँ मैं 20। नेक्स्ट इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं जस्ट प्रिंट करता हूँ। तो पहले इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर इसको दे देता हूँ। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा चॉइस फंक्शन है उसने क्या किया, हमें 1, 2, 3, 4 में से अलग अलग चॉइस दे दिए। जब आपको सीक्वेंस में से कोई भी एक आइटम चाहिए तो उस वक्त आप चॉइस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स लिस्ट है, क्या है हमारे पास जो एक्स लिस्ट है उस लिस्ट को हमें परम्यूट करना है, उसका हमें अलग अलग परम्यूटेशन करने। तो चलो हमें परम्यूटेशन फंक्शन को इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे, np डॉट रैंडम। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा परम्यूटेशन। क्या लिखना पड़ेगा, परम्यूटेशन। नेक्स्ट हमें इसको एक सीक्वेंस देना पड़ेगा। तो हमारे पास सीक्वेंस है एक्स। चलो इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक परम्यूटेशन मिल चुका है। तो जो हमारा परम्यूटेशन फंक्शन है उसने एक सीक्वेंस लेता और उसका एक परम्यूट करके हमें
दे दिया है। चलो इसको हम एक बार फिर से कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सेकंड अरे मिल चुका है, लेकिन फर्स्ट अरे और सेकंड अरे में हमें तो जो सैंपल है वो शफल हो चुके हैं। तो इसी तरीके से आप परमुटेशन की जगह पे शफल फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस ट्यूटोरियल में मैंने जो रैंडम मॉड्यूल है उसके कुछ फंक्शन के बारे में आपको डिस्कस किया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास ढेर सारे रैंडम सैम्पलिंग फंक्शन है। इसको आपको चेक करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा रैंडम मॉड्यूल है उसके बाद कितने फंक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी scipy.org जो ऑफिशियल साइट है, उस साइट पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारे रैंडम सैम्पलिंग के फंक्शन मिल जाएंगे। इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप नंबर ऑफ रैंडम अरे आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो हमने आज का प्रैक्टिकल किया है उसका भी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेंगी, उस लिंक पे आप जाओ और उस जगह पे आपको एक कोड मिल जाएगा और उसी जगह पे आपको scipy.org का जो रैंडम सैम्पलिंग का ट्यूटोरियल है पार्ट 9 में क्या देखा था। तो पार्ट 9 में हमने देखा था रैंडम सैम्पलिंग विथ numpy, मतलब हमें कोई रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उस वक्त हम रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल करते थे। और रैंडम मॉड्यूल में हम नंबर ऑफ मेथड का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप के रैंडम नंबर जनरेट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या देखा था, रैंडम मॉड्यूल का इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से हमने रैंडम इंट, मतलब हमें कोई इंटीजर रैंडम नंबर चाहिए तो उस वक्त हमने रैंड इन का इस्तेमाल किया था। उसी तरीके से हमने देखा था सीड, मतलब हमारा जो रैंडम नंबर है नेक्स्ट टाइम हमें सेम रैंडम नंबर जनरेट करना है तो उस वक्त हमने सीड मेथड का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट हमने रैंड इन इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था चॉइस मेथड के बारे में, मतलब आपके पास एक सिक्वेंशियल डेटा है उसमें से आपको सिंगल आइटम चाहिए तो उस वक्त आप चॉइस मेथड का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट हमने देखा था परम्यूटेशन, मतलब आपके पास कोई सीक्वेंस है और उसका आपको नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्रिएट करने तो उस वक्त आप परम्यूटेशन मॉडल का इस्तेमाल कर सकते थे। और इसके अलावा आपको रैंडम मॉडल के ढेर सारे फंक्शन को यूज करना था, उसके लिए हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी थी। तो चलो अब हम जंप करते हैं पार्ट 10 के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यार नंपाई स्ट्रिंग ऑपरेशन हमें क्यों पढ़ना है। जब आप कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और उस वक्त आपके पास स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, कौन से टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, और उस स्ट्रिंग टाइप के डेटा के ऊपर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है नमपाई का इस्तेमाल करके, तब आपको स्ट्रिंग ऑपरेशन कंपैरिजन एंड इंफॉर्मेशन मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नमपाई को इंपोर्ट करते हैं। तो नमपाई को इंपोर्ट करने के लिए हम इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमें नमपाई को इंपोर्ट करना है। नेक्स्ट हम उसको शॉर्ट नेम देना है तो एज कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे और उसको हम शॉर्ट नेम देंगे np। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब नमपाई को इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ch नेम, मतलब चैनल नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लेते हैं कोटेशन के अंदर इंडियन। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं AI और यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेकंड स्ट्रिंग जनरेट करते। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ जस्ट str1 इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लेता हूँ लर्निंग पाइथन। क्या हम कर रहे हैं, पाइथन नमपाई पढ़ रहे। तो चलो यहाँ पे लेता हूँ मैं पाइथन नमपाई। ठीक है, हमारे पास दो स्ट्रिंग है। अब इस दो स्ट्रिंग के ऊपर मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब हमारे पास दो स्ट्रिंग है और दोनों स्ट्रिंग को मुझे ऐड करना है, उसको मर्ज करना है। तो उसको मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, np numpy का इस्तेमाल करना पड़ेगा। numpy के पास कौन सा मॉड्यूल है, numpy के पास है char, और char मॉड्यूल के पास क्या है, char मॉड्यूल के पास ऐड मेथड है। इस मेथड का इस्तेमाल करके हम दो स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब उसको मर्ज कर सकते हैं, उसको आप ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड फंक्शन को हमें दो पैरामीटर देने पड़ेंगे, मतलब हमें दो स्ट्रिंग देना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, ch ये एक स्ट्रिंग है। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी स्ट्रिंग है str1। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें आउटपुट मिला है, इसमें अरे के फॉर्म में हमें ऐड फंक्शन ने आउटपुट रिटर्न किया है। जो हमारी दो स्ट्रिंग थी इंडियन AI प्रोडक्शन और लर्निंग पाइथन नमपाई, तो ये दोनों स्ट्रिंग ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो।
इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मुझे लोअर केस में करना है। क्या करना है? उसको मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, np.char, उसके बाद हमें कौन सा मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? लोअर मेथड का। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लोअर। नेक्स्ट हमें लोअर कौन से स्ट्रिंग को करना है? तो मुझे ch_name को लोअर करना है, तो उसको मैंने दे दिया। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें आउटपुट मिला है स्मॉल लेटर में। जो हमारी स्ट्रिंग थी वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से आप उसको अपर केस में करना चाहते हो तो आप अपर केस के लिए अपर केस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलो उसके लिए हम क्या करेंगे, np.char डॉट लिखेंगे अपर। ठीक है, उसके बाद हमें अपर कौन से स्ट्रिंग को करना है? चलो str1 को हम अपर करते हैं। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से आप टाइटल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो अब हम क्या करते हैं, सेंटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, उसको हमें सेंटर में रखना है। टोटल हमारे पास 50 कैरेक्टर की साइज है, उसमें हमारे स्ट्रिंग को सेंटर में रखना है। तो उस वक्त आप सेंटर मेथड का इस्तेमाल करोगे। उसको भी यूज करना एकदम सिंपल है। हम लिखेंगे np.char। नेक्स्ट हमें कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है? सेंटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर। नेक्स्ट हमें सेंटर किसको करना है? str1 को हमें सेंटर करना है। अब यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पैरामीटर के बाद एक नेक्स्ट पैरामीटर देना पड़ेगा कि जो आपकी टोटल जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ 60। टोटल हमारे स्ट्रिंग की लेंथ 60 होंगी, लेकिन जो हमारा str1 है ये सेंटर में आएगा। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा लर्निंग पाइथन नंपाई जो स्ट्रिंग थी टोटल 60 कैरेक्टर में सेंटर में आ चुके हैं। लेकिन जो हमें व्हाइट स्पेस मिली है, इसके जगह पे आप कोई कैरेक्टर फिल करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करो, जस्ट 60 के सामने आप क्या करो, कॉमा देने के बाद आपको एक फिल पैरामीटर देना पड़ेगा। फिल क्या मतलब आपको कौन से कैरेक्टर से उसको फिल करना है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्टार से मैं उसको फिल करना चाहता हूँ। चलो इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा लर्निंग पाइथन नंपाई है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग किस में फिल हो चुके हैं? स्टार में फिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप सेंटर मेथड का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हमें स्प्लिट करना है। मतलब जो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस में हर एक वर्ड है, उस वर्ड को हमें लिस्ट का एज अ सिंगल आइटम करके हमें उसको स्प्लिट करना है। तो उस वक्त आप स्प्लिट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम लेते हैं np.char। नेक्स्ट हमें स्प्लिट करना है तो उसके लिए भी स्प्लिट मेथड है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड को हम देंगे एक पैरामीटर, मतलब हमें कौन से स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ch_name, इसको मुझे स्प्लिट करना है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा सेंटेंस था इंडियन एयर प्रोडक्शन, ये जो सिंगल स्ट्रिंग थी इसको हमने स्प्लिट कर दिया है 3 आइटम में, लिस्ट के 3 आइटम में। तो इस तरीके से आप कोई भी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्प्लिट लाइन के बारे में। तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं np.char, नेक्स्ट स्प्लिट लाइन। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिंग को हम एक पैरामीटर देते हैं, मतलब एक स्ट्रिंग देते हैं जिसमें \n इस्तेमाल किया। जैसे कि यहाँ पे मैं लेता हूँ हेलो \n। नेक्स्ट यहाँ पे लेते हैं इंडियन। ठीक है, इंडियन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 वर्ड है, लेकिन दोनों वर्ड बैकस्लैश n से ज्वाइन हो चुके हैं। तो इसको हमें स्प्लिट करना है। जहाँ पे \n है उस जगह से आपको वर्ड को स्प्लिट करना है। तो उस वक्त आप स्प्लिट लाइंस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे दोनों वर्ड हेलो एंड इंडियन जो दोनों \n से ज्वाइंट है, तो उस जगह से हमारे दोनों वर्ड स्प्लिट हो चुके हैं। तो जब आपके स्ट्रिंग में \n हो और उस जगह से आपको स्ट्रिंग को स्प्लिट करना है तो उस वक्त आप स्प्लिट लाइंस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जॉइन मेथड के बारे में। जैसे कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को आपको पर्टिकुलर कैरेक्टर से ज्वाइन करना है, तो उस वक्त आप जॉइन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ str4, एक स्ट्रिंग लेता हूँ। यहाँ पे मैं डबल कोटेशन के अंदर DMY लिखता हूँ, डेट मंथ वाई। नेक्स्ट मैं दूसरी स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ str5 इक्वल्स टू DMY।
दोनों हमारे स्ट्रिंग सेम है। अब मुझे क्या करना है, DMY जो हमारे कैरेक्टर है उसके बीच में मुझे कोलन चाहिए, और हमारे दूसरी स्ट्रिंग है इसके बीच में मुझे स्लैश चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, np.char, नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे जॉइन मेथड। इसके बाद हमें जॉइन मेथड को 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे। फर्स्ट पैरामीटर में हमें ऐसे कैरेक्टर लेने पड़ेंगे जिससे हमारे स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर को ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर ब्रैकेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट मुझे कोलन से ज्वाइन करना है, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ कोलन, और जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग है उसको मुझे ज्वाइन करना है स्लैश से, तो यहाँ पर मैंने लिया स्लैश। नेक्स्ट हम दूसरा पैरामीटर लेंगे, और दूसरे पैरामीटर की जगह पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे हमें str1 फर्स्ट स्ट्रिंग देनी पड़ेगी, str4, और नेक्स्ट हमारे स्ट्रिंग है str5। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे फर्स्ट स्ट्रिंग थी DMY, उसके हर एक कैरेक्टर ज्वाइन हो गए कोलन से, और हमारे जो दूसरी स्ट्रिंग थी str5, उसके हर एक कैरेक्टर ज्वाइन हो चुके हैं स्लैश से। तो इस तरीके से आपके स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर को आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से ज्वाइन करना है, तो उस वक्त आप ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर वर्ड को आपको रिप्लेस करना है दूसरे वर्ड से, तो उस वक्त आप रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो उसको भी यूज करना एकदम सिंपल है, np.char, नेक्स्ट आपको लिखना है रिप्लेस। कौन सी मेथड, रिप्लेस मेथड। यहाँ पे आपको पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा जिसको आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ ch नेम, ठीक है। अभी स्ट्रिंग में जो AI है, जो AI स्ट्रिंग है, इसके जगह पे मुझे रिप्लेस करना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थर्ड पैरामीटर देना पड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मुझे क्या करना है, AI के जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करना है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें न्यू स्ट्रिंग मिल चुके हैं एक अरे के फॉर्म में, इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्शन। तो AI के जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये स्ट्रिंग हमने यहाँ पे रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन के ऊपर। मतलब आपके पास स्ट्रिंग्स है और उस स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना है। जैसे कि आपके पास 2 स्ट्रिंग है और दोनों स्ट्रिंग को आपको कंपेयर करना है कि वो इक्वल है कि नहीं है, वो नॉट इक्वल, लेस है। तो इस तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करने तो आप कंपैरिजन मेथड का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे हम इक्वल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हमारे पास str5 एंड str4 स्ट्रिंग है, ये दोनों स्ट्रिंग ये इक्वल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, इक्वल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, np.char, नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल, इक्वल मेथड। अब यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे, str4 str5, क्योंकि मुझे दोनों स्ट्रिंग को इक्वल है कि नहीं चेक करना है। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। तो यहाँ पे हमें एक अरे के फॉर्म में आउटपुट मिला है ट्रू। तो ट्रू का मतलब ये होता है कि जो str4 स्ट्रिंग है और str5 स्ट्रिंग है दोनों सेम है, इसीलिए हमें आउटपुट मिला है ट्रू। मान लो दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट होती तो हमें आउटपुट मिलता फॉल्स। इस तरीके से आप नो इक्वल, लेस, इस तरीके के मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन। मतलब आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग में से आपको कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उस वक्त आप स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन मेथड्स का इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ काउंट मेथड। मतलब हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में से कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने टाइम प्रेजेंट है ये हमें काउंट करना है, तो उस वक्त हम काउंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ np.char, नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना है काउंट। अब हमें किस में से क्या काउंट करना है, मतलब कौन से स्ट्रिंग में से हमें क्या काउंट करना है। तो हमारे पास एक ch नेम, इस स्ट्रिंग में से मुझे काउंट करना है कि एक कैरेक्टर कितने टाइम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कोटेशन के अंदर स्मॉल ए, मुझे स्मॉल ए चेक करना है, तो यहाँ पे मैंने लिया स्मॉल ए। यहाँ पे आप कोई वर्ड कैरेक्टर ले सकते हो। चलो इसको एग्जीक्यूट करते। यहाँ पे हमें अरे के फॉर्म में आउटपुट मिला है 1। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर 1 टाइम प्रेजेंट है। चलो इसको मैन्युअली रेफर करते। तो उस स्ट्रिंग को हम लेते हैं ch_name को और इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा इंडियन एयर प्रोडक्शन है उसमें स्मॉल ए सिंगल टाइम प्रेजेंट है, कैपिटल ए अलग है और स्मॉल ए अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हमें वैल्यू मिले 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग में p प्रेजेंट है कि नहीं ये हमें चेक करना है। क्या करना है,
पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या वर्ड प्रेजेंट है कि नहीं, हमें चेक करना है, मतलब फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं np.char। नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा फाइंड, क्योंकि हमें फाइंड करना है कैरेक्टर या वर्ड को। अब हमें कौन से स्ट्रिंग में से फाइंड करना है, तो उस स्ट्रिंग का हमें यहाँ पे नाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ch नेम, इसमें से मुझे फाइंड करना है कि AI प्रेजेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ कोटेशन के अंदर कैपिटल AI। चलो इसको एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिले 7। 7 का मतलब क्या होता है कि जो AI कैरेक्टर है, मतलब जो AI वर्ड है, वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है। तो जिस इंडेक्स पे वो प्रेजेंट रहेगा उसका इंडेक्स हमें अरे के फॉर्म में मिलेगा। चलो इसको मैन्युअली कंपेयर करते हैं। तो जो हमारा AI था उसका इंडेक्स है 0, n का 1, 2, 3, 4, 5, हमारे स्पेस का इंडेक्स है 6 और ए का इंडेक्स है 7। तो जो आपका वर्ड है उसका फर्स्ट कैरेक्टर का जो इंडेक्स रहेगा वो इंडेक्स हमें यहाँ पे मिलेगा। अब हमें नेक्स्ट सेल इंसर्ट करने, तो हम क्या करेंगे, बी की का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो बी की को प्रेस करो, तो आपकी न्यू सेल क्रिएट हो जाएगी, मतलब न्यू सेल इंसर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन के मेथड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि इज लोअर, इज अल्फा, इज कैपिटल, इस तरीके के भी स्ट्रिंग इंफॉर्मेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। करते इस ट्यूटोरियल में क्या देखा, इसको पहले रिवाइज करते। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा कि हमारे दोनों स्ट्रिंग को हमें ऐड करना है, मतलब मर्ज करना है, तो हम ऐड मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मान लो आपके स्ट्रिंग के कैरेक्टर को लोअर करना है, अपर करना है, कैपिटलाइज करना है, टाइटल करना है, तो उस वक्त आप इन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा सेंटर मेथड का इस्तेमाल करके आपके स्ट्रिंग को आप सेंटर में ले सकते हो कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर में। और मान लो आपकी जो स्ट्रिंग है उसके आगे पीछे आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर लगाने हैं, तो उसके लिए भी आप फिल इस पैरामीटर का इस्तेमाल करके कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर से आपके स्ट्रिंग को फिल कर सकते हो। नेक्स्ट हमने देखा स्प्लिट लाइन, ज्वाइन, रिप्लेस, इक्वल, काउंट, इस तरीके के नंपाई स्ट्रिंग मेथड को आपको चेक करना है। तो आपको मैं एक लिंक दे दूंगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो।